नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अध्याय 2 जिसका नाम है संविधान निर्माण। देखो बच्चों, यहाँ शब्द आया संविधान। संविधान शब्द की अगर मैं बात करूं तो संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान यानी कि इसका मतलब होता है सिद्धांतों का एक ऐसा समुच्चय, सिद्धांतों का एक ऐसा समुच्चय जो शासन करने का तरीका बताता हूं, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान। यह एक कानूनों का ऐसा दस्तावेज जो शासन के तरीके बताता हूं, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान। जैसा कि हम यहां देखते हैं कि संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। यानी कि संविधान में लिखा गया हर एक कानून उस देश के हर एक व्यक्ति पर लागू होता है। संविधान सर्वोच्च कानून है, यानी कि इससे ऊपर और कोई कानून नहीं हो सकता। अगर संविधान में कोई बात लिखी गई है तो वो मानने के लिए हर एक नागरिक बाध्य है, या वो जो कानून है हर एक नागरिक पर लागू होते हैं। संविधान लोगों के बीच आपसी संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच संबंध तय करती है। आपसी संबंध यानी कि संविधान के अंदर ऐसे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि मैं बताऊं को अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो समानता का अधिकार हो गया। तो ये जो समानता का अधिकार है हर एक लोगों को समान रहने या आपसी एकता के भाव को प्रकट करता है। आगे देखते हैं रंग भेद। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं दक्षिण अफ्रीका की, तो ये रंग भेद की जो नीति थी वो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ हुई, और इसके प्रारंभ होने के कारण थे यूरोपीय देशों से आए हुए व्यापारी। हुआ क्या था बच्चों, बात है लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी की, जब यूरोप के कुछ व्यापारी दक्षिण अफ्रीका में गए और वहां दक्षिण अफ्रीका को जाकर गुलाम बना लिया। और गुलाम बनाने के बाद वहां दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी थे, यानी कि जो काले रंग के थे, काले रंग के जो थे, उन काले रंग के व्यक्तियों के साथ भेदभाव करना प्रारंभ कर दिया। उनके लिए विशिष्ट नियम बना दिए गए, यानी कि एक प्रकार की रंग भेद की नीति प्रारंभ हो चुकी थी। रंगों के आधार पर भेदभाव किया जाता था, जो कि संविधान के तहत कभी भी नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई, और दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। यानी कि जो व्यापारी वहां आए थे उनकी बात करनी है अपने। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में अगर मैं रंग भेद नीति की बात करूं तो 17वीं 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया, और काफी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए, और यहाँ के स्थानीय यानी कि काली चमड़ी के लोगों के साथ रंग भेद शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन्हें गुलाम बना चुके थे और इस कारण अब वो उनके वश में थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र बना दिए गए जहां वहां के जो मूल निवासी थे उन्हीं के लोगों का आना पाबंद कर दिया गया, या अगर वो वहां आते भी हैं तो विशेष प्रकार के परमिट जारी किए गए थे। गोरों की बस्तियों में बसने की इजाजत नहीं थी, परमिट होने पर ही वहां काम करने जा सकते थे। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते थे, इसमें गोरों के गिरजाघर भी सम्मिलित थे। ऐश्वेतों को, यानी कि जो काले रंग के थे उनको हम ऐश्वेत बोलेंगे, तो ऐश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार न था। यानी कि वहां किसी भी प्रकार का संविधान नहीं था। वहां के जो मूल व्यक्ति थे उनके जो अधिकार थे उनसे छीन लिए गए थे, और वो अपने इस जो उनके ऊपर ये नस्लीय जो भेदभाव जो हो रहा था उसका पूर्णतः विरोध भी नहीं कर सकते थे। अगर वो ऐसा करते हुए पाए जाते तो उनके ऊपर जुल्म ढाए जाते, या उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था। आगे देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता संग्राम, कि दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता कैसे मिली। तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिण अफ्रीकियों ने 1950 से ही गोरों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को
दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह एक लोकतांत्रिक देश बन गया। लोकतांत्रिक यानी कि वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र यानी कि जो लोगों का शासन था, यानी कि गोरों का शासन वहां क्या हो गया, समाप्त हो गया और वहां चुनाव कराए गए और चुनाव के माध्यम से एक सरकार आई जिसने दक्षिण अफ्रीका पर क्या किया, शासन किया। और जो सबसे पहले सरकार जो बनी थी वो नेल्सन मंडेला की बनी थी, जिन्होंने इस रंग भेद की जो नीति थी गोरों की उसके खिलाफ आवाज उठाई, विशेष संगठन बनाए और इसी के कारण उन्हें आजीवन कारावास भी मिला था, जो 1964 से लेके 28 वर्षों तक चला। यानी कि नेल्सन मंडेला 28 वर्षों तक जेल के अंदर रहे और जैसे ही जेल से बाहर आए, बाहर आते ही उन्होंने चुनाव लड़ा, यानी कि एक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। आगे देखते हैं कि यूरोपीय अल्पसंख्यक यानी कि गोरे लोगों की बात कर रहे हैं, तो यूरोप से व्यापारी आए थे। गोरों की सरकार स्थानीय काले लोगों पर अत्याचार करती रही। अत्याचार का मतलब कि उनके साथ भेदभाव किया गया, उन्हें गोरों के लिए आरक्षित स्थानों पर नहीं आने दिया जाता था। और दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद से चलने वाली शासन की व्यवस्था के विरुद्ध क्या करी, आवाज उठाई और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो गई। ये आप देख सकते हैं, ये नेल्सन मंडेला का छायाचित्र है और इन्होंने देश की आज़ादी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था और काफ़ी आवाज़ उठाई थी इन्होंने पूरे विरुद्ध। जो गोरे सरकार थी, जो औपनिवेशिक शासन वहाँ चल रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं अपने लोगों को उनके अधिकार वापस दिलाए थे। और 1994 में, जैसे कि आपको पता है, अप्रैल 1994 के अंदर दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी मिली थी, तो उसकी बात कर रहा हूँ कि 1994 में चुनाव की घोषणा की गई जिसमें लोकप्रिय अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई और उन्हें स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति बना दिया गया। ये आप देख सकते हो, ये नेल्सन मंडेला है जो कि दक्षिण अफ्रीका या मैं से कहूँगी स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। नेल्सन मंडेला पर मुकदमा। अब मैं बात कर रहा हूं स्वतंत्रता से पहले की। अगर मैं थोड़ा सा पहले जाऊं कि स्वतंत्रता से पहले नेल्सन मंडेला के ऊपर क्या कार्यवाही की गई, उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए जिनके तहत उन्हें आजीवन कारावास दिया गया, इनकी बात करते हैं अपने। नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाया गया। नेल्सन मंडेला को 7 अन्य नेताओं सहित 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई और वह 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप की जेल में रहे। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, नेल्सन मंडेला ने काफ़ी संघर्ष किया था इस रंग भेद की नीति को खत्म करने के लिए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के कारण जो वहाँ औपनिवेशिक शासक यानी कि जो गोरे यानी कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया और देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा उन्हें। आप देख भी सकते हैं कि लगभग 28 साल तक तो उन्हें जेल के अंदर ही रहना पड़ा था। अफ्रीका का संविधान, यानी कि अब आज़ादी के बाद संविधान लिखा गया, तो अफ्रीका के संविधान में क्या बातें थी, यानी कि उनका जो लोकतंत्र स्थापित हो चुका था, उनके लोकतंत्र किस संविधान के तहत कार्य करेगा उसकी बात करेंगे अपने। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, संविधान एक दस्तावेज है जिसके अंदर कानून की है उसकी जानकारी दी जाती है और उन्हीं कानूनों के तहत, उन्हीं सिद्धांतों के तहत किसी देश का अधिशासन किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर शासन किया जाता है। अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेदी क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देते। यानी कि सबसे पहली बात तो जो दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने सहन की थी उसी के ऊपर की गई, यानी कि कोई भी व्यक्ति रंग भेद की जो टिप्पणी है ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता, ऐसी नस्लीय भेदभाव नहीं रख सकता।
दूसरा, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा पत्र भी है, यानी कि यह देश हर एक व्यक्ति का है। इस देश के ऊपर हर व्यक्ति का उतना ही हक है जितना वहां के राष्ट्रपति का है, यानी कि संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है, यानी कि इस देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं सभी क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता था। निंदा कब की जा रही थी? जब यहाँ पे औपनिवेशिक शासक था, उन्होंने सिर्फ जो वहां के मूल निवासी थे उनके अधिकारों का हनन किया, पर अब एक नया लोकतंत्र वहां आया, नया संविधान आया, तो अब इसे एक मॉडल के रूप में देखा गया। मॉडल यानी कि बच्चों जो दूसरे देशों के द्वारा अपनाए जाते हैं। संविधान की आवश्यकता, जैसे कि अगर बच्चों मैं मॉडल की बात करूं तो भारतीय संविधान के अंदर एक संविधान संशोधन का एक पद है, तो वो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया जो है ना बच्चों, वो दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई है। संविधान की आवश्यकता क्यों? तो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए, यानी कि किसी सरकार का निर्माण कैसे किया जाए, कैसे चुनाव कराए जाएं, कितने सदन होने चाहिए और उनका कार्य क्या होगा, वो कैसे कानून बनाएंगे, तो ये सभी के लिए इसकी संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए, यानी कि सरकार के अधीन कौन कौन से कार्य रहेंगे, जैसे कि अगर कोई विदेशी मामले हैं, कोई आंतरिक मामले हैं, तो कौन कौन से मामले सरकार के अधीन रहेंगे, किन किन के ऊपर सरकार का हक रहेगा। सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, यानी कि संविधान यह भी तय करेगा कि कहीं सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, यानी कि तानाशाही शासन ना हो, यानी कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को देखते हुए चले। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, जैसे कि अगर मैं हमारे संविधान की बात करूं तो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायपालिका का भी सहारा ले सकते हैं। ऐसे ही वहां भी अधिकारों को सुरक्षित किया गया। अच्छे समाज के गठन के लिए, यानी कि एक ऐसा समाज जो सभ्य समाज हो, जो संगठित समाज हो, ऐसे समाज की कल्पना की गई संविधान के तहत। संविधान के प्रमुख कार्य कि संविधान के कार्य में क्या था कि साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना, यानी कि समानता का भाव देना। स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर भी बताया था। सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना, यानी कि एक पाबंदी लगाना कि कहीं तानाशाही सरकार भी ना बन जाए, और नागरिकों के अधिकार बताना, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। भारतीय संविधान का निर्माण, अब मैं बात करता हूं भारतीय संविधान की। देखो बच्चों, भारतीय संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने, और भारतीय संविधान के निर्माण के अंदर कुल अगर मैं समय की बात करूं तो 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, यानी कि लगभग 3 साल लगे थे बच्चों भारत के संविधान को तैयार होने में। और भारत का संविधान अलग अलग देशों के संविधान को पढ़कर बनाया गया था। और अगर मैं बात करूं आज की, तो आज के समय में भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास इतना बड़ा संविधान नहीं है, इतनी बड़ी नियमों की एक पूरी सूची उपलब्ध नहीं है। भारत जैसे विशाल व विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था। विविधता यानी कि भारत के अंदर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, अनेक प्रकार की जनजातियां, आदिवासी लोग रहते थे, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि कैसे हर एक व्यक्ति के ऊपर एक ही प्रकार के नियम लगाए जाएं, ऐसे नियम बनाए जाएं जो किसी के मानवाधिकारों का हनन न करते हो। यानी कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारत का संविधान तैयार करने के लिए, और यही एक कारण था कि भारत के संविधान तैयार होने में इतना
समय लगा था। बच्चों उस समय के अगर मैं हिसाब से देखूं ना तो भारत के संविधान तैयार होने में लगभग 65 लाख राशि खर्च की गई थी। यानी कि अगर आज के हिसाब से देखें तो हजारों करोड़ों की राशि बनेगी वो। यानी कि इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना समय खर्च करने के बाद भारत का संविधान तैयार किया गया था। और 1858 यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जो शासन था वो ब्रिटिश सदन के हाथ में चला गया था। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वहां की, उसके हाथ में चला गया था भारत का शासन। कंपनी का यहां से बहिष्कार कर दिया गया था। तो 1858 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के लिए कई अधिनियम यानी कि कानूनों का एक पूरा जत्था कह सकता हूं या एक रूपरेखा कह सकता हूं मैं, पारित किए, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। देखो बच्चों, अगर भारतीय आकांक्षाओं को पूरा कर ही देते तो हमें स्वतंत्रता की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर ऐसा नहीं था कि कहीं ना कहीं अभी भी उन्होंने अपने ही फायदे के अधिनियम बनाए थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे, जैसे कि ये आगे की बात है कि 1947 में बंटवारा हुआ, और बंटवारे के अंदर जैसे कहूँ तो अगर मैं कहीं ना कहीं हमें आज़ादी की खुशी थी तो वहीं बंटवारे का दुख भी था, और इस दुख के कारण हम उस खुशी को अनुभव नहीं कर पाए थे। और 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा था। यानी कि एक ऐसा संविधान तैयार करने का प्रयास किया या संविधान की मांग उठाई थी। कब? 1928 में। और 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव ये भी रखा गया कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा, यानी कि संविधान निर्माण के ऊपर फैसले लिए जाने लगे। कहीं ना कहीं ये बात भारतीयों के दिमाग में अब आ चुकी थी कि हमें भी एक लोकतंत्रात्मक सरकार चाहिए, यानी कि एक ऐसी सरकार जिसका शासन जनता के द्वारा चले। और इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई थी। यानी कि जो आज हम संविधान के अंदर देखते हैं कि हमें समानता का अधिकार है, वयस्क लोगों को मताधिकार का अधिकार है, यानी कि वे सभी अधिकार कहीं ना कहीं संविधान की इस रूपरेखा को बनाते हैं। इस तरह से भारतीय संविधान की नींव रखी गई थी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1929 के कराची अधिवेशन से ये बातें कहीं ना कहीं प्रारंभ 1931 के कराची अधिवेशन से ये बातें कहीं ना कहीं प्रारंभ हुई थी। हालांकि उस समय ब्रिटिशों का शासन था, तो भारत के राजनीतिक विशेषज्ञ सब कुछ नहीं कर सकते थे। यानी कि वो हर बात संविधान में नहीं लिखी जा सकती थी जो कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए अच्छी हो और अंग्रेजों के लिए अच्छी न हो। यानी कि एक ऐसा संविधान तैयार करने का प्रयास किया गया था जो अंग्रेजों को भी रास आए और भारतीयों को भी रास आए। उन्हें धीरे धीरे सभी कार्य सभाओं में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। उन्हों से मतलब बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित लोगों को। संविधान सभा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। यानी कि एक ऐसे लोगों का समूह बनाया गया जो मिलकर आपस में बैठकर बातें कर या अलग अलग दृष्टिकोण रखकर अपने संविधान का निर्माण करें। भारतीय संविधान सभा की मैं बात करूं तो इसमें लगभग 300 लोग थे। यानी कि 300 लोगों के सामूहिक प्रयास से भारतीय संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। तो संविधान सभा क्या होती है? चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे क्या कहते हैं? अपने संविधान सभा कहते हैं। और भारतीय संविधान सभा की अगर मैं बात करूं तो जुलाई 1946 में चुनाव हुए संविधान सभा के सदस्यों के लिए, और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में बंट गया। देखो बच्चों, शुरुआत के अंदर लगभग 399 से ऊपर सदस्य थे संविधान सभा के, पर जैसे ही भारत 2 हिस्सों में बंट गया तो संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गई। एक थी भारतीय संविधान सभा और एक थी पाकिस्तान संविधान सभा। जैसे पाकिस्तान की संविधान सभा और भारत की संविधान सभा। भारत का संविधान लिखने वाली सभा ने 299 सदस्य थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा कर लिया। यानी कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। 2015 से हम ये दिवस बना रहे हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर के दिन ही भारतीय संविधान
बनकर तैयार हो गया था और उसका कुछ हिस्सा लागू भी हो गया था। जैसे कि बच्चों ये देख सकते हैं यहाँ पर संविधान सभा के पहले दिन जो हमारे उस समय के जो संविधान सभा के नेता थे वो बैठे हुए हैं, और ये इस छाया चित्र के अंदर आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो हमारे नेता थे, अलग अलग संगठनों से संगठित जो नेता थे, वहां ये एक साथ बैठकर अपने लिए चर्चाएं कर रहे हैं। आगे देखते हैं प्रारूप कमेटी। प्रारूप कमेटी यानी कि बच्चों जो संविधान के पठन के लिए बनाई गई थी, उसका एक प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई थी। तो प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने चर्चा के लिए प्रारूप संविधान बनाया और प्रत्येक धारा पर 2000 से ज्यादा संशोधनों पर चर्चा हुई। यानी कि एक ऐसा प्रारूप तैयार किया गया कि संविधान के हर एक अनुच्छेद के ऊपर चर्चा की जाए। और 3 वर्षों में कुल 114 दिनों तक, 3 वर्षों यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों की 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई, और उन चर्चा को रिकॉर्ड भी किया गया और संभाला गया। यानी कि हर एक पहलू पर क्या चर्चा की गई और किन चर्चाओं के बाद संविधान को लागू किया गया, वो सभी बातें आज भी हमारे पास रिकॉर्ड है। इन्हें कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था। यानी कि 114 दिनों तक जो बहस चली थी, उस संविधान सभा की जो बहस चली थी, उन्हें टोटल 12 मोटे खंडों में, यानी कि वहां जो भी बहस चलती थी उसे लिखा जाता था, और वो जो जितनी भी बातें लिखी गई उसके टोटल कुल 12 मोटे खंड बने, जो कि आज भी हमारे पास जो के त्यों पड़े हैं। आगे देखते हैं कि इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान के हर एक अनुच्छेद को कितनी गहराई से समझा गया है और उसे भारतीय नागरिकों के लिए लागू किया गया है। संविधान सभा के अंदर डॉक्टर जो अपने पहले प्रधानमंत्री भी थे नेहरू जी शपथ लेते हुए, ऐसे ही यहाँ पे एक छायाचित्र में आप देख सकते हैं, इसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं भारतीय संविधान लागू। देखो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर लागू हो गया था, पर उस दिन पूरा संविधान लागू नहीं किया गया, उसके कुछ भाग लागू किए गए, और जो पूर्णतः संविधान था वो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। भारत के अगर मैं संविधान की बात करूं तो बच्चों ये थी भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी कि संविधान का पहला पेज, और इस पहले पेज के अंदर पूरे संविधान के बारे में लिखा गया। यानी कि इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए कहीं न कहीं संविधान का निर्माण किया गया है, जिसके अंदर मुख्यतः अगर मैं बात करूं, जैसे कि उद्देशिका का मतलब होता है बच्चों प्रस्तावना, तो इसके अंदर पंथ निरपेक्ष राज्य, लोकतंत्रात्मक स्वतंत्रता की बात की गई है, न्याय की बात की गई है। ये सब हम आगे इसी अध्याय के अंदर देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान की विशेषताओं की, तो यहाँ पहली विशेषता है संघीय सरकार। संघीय सरकार का मतलब होता है बच्चों जो सरकार के स्तर होते हैं वो एक से ज्यादा हो। जैसे कि हमारे यहाँ 3 स्तर हैं, सबसे पहले केंद्र स्तर, उसके बाद राज्य स्तर और उसके बाद जिला स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं। जैसे जिसे पंचायत स्तर भी कहते हैं, पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते हैं। दूसरा है संसदात्मक सरकार। संसदात्मक सरकार का मतलब होता है बच्चों जो भारत की जो संविधान या संसद जो है मुख्यतः 3 भागों में बंटी हुई है, या भारत की जो विधि निर्माण या लोकतंत्र जो है वो 3 भागों में बंटा गया है। इनमें से एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, जो कार्यपालिका जो होती है, देखो कार्यपालिका का निर्माण होता है कानूनों को लागू करवाना, और वहीं विधायिका का काम होता है कानूनों का निर्माण कराना। यानी कि जो कार्यपालिका होती है, ये विधायिका जो है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रखती है, या इसके द्वारा जो कानून लागू किए गए हैं उनकी जिम्मेदारी रखती है। तो ऐसी जो सरकार होती है उसे कहते हैं संसदात्मक सरकार। यानी कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों आपस में मिलकर कार्य करते हैं। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य का मतलब होता है बच्चों कि कैसे लोकतंत्र को संभाल कर रखा जाए और लोकतंत्र के अनुसार राज्यों का शासन किया जाए। पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष का मतलब बच्चों कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य।
मूल अधिकार, यानी कि हर एक व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिनकी संख्या अगर मैं आज देखूं तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर 6 है, जिनमें कुछ हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कुछ अधिकार है। स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे जो संविधान है उसके कुल 3 अंग थे, कार्यपालिका, विधायिका और यानी कि सरकार के कुल 3 अंग थे। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांतों का मतलब होता है बच्चों राज्यों के लिए विशिष्ट नियम कि एक राज्य को और अच्छा शासन या शासित राज्य कैसे बनाया जा सकता है, तो वो सब आते हैं नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। ये भारतीय संविधान में बाद में जोड़े गए थे बच्चों। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का मतलब होता है कि संविधान में कैसे संशोधन किया जा सकता है। देखो बच्चों कई बार क्या है, कुछ गलतियां रह जाती हैं तो उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। जैसे कि हमने पिछले अध्याय के अंदर देखा था कि जो लोकतंत्र सरकार होती है इसकी सबसे अच्छी बात यही होती है कि हम हमारे फैसलों को सुधार सकते हैं, हमारे जो कार्य जो हैं उन्हें हम सुधार सकते हैं। तो देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। और संविधान का दर्शन, यानी कि संविधान के अंदर क्या बातें की गई है, कैसे की गई है, थोड़ा बहुत संविधान के बारे में हम यहाँ जानते हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका, यानी कि जैसे कि हमने अभी देखा जो प्रस्तावना थी जिसके अंदर स्वतंत्रता के बारे में, न्याय के बारे में, समानता के बारे में बताया गया था, इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं, जिसे पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया और भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनाएगी। यानी कि सभी बात कर रहे हैं समानता स्वतंत्रता की, कि कैसे सभी देश के नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखा जाए और सबको एक जैसी स्वतंत्रताएं प्राप्त हों। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द, इसमें पहला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता हो, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं। आधिकारिक का मतलब, पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है कि हमारा देश किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा या उसे राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करेगा। गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, यानी कि हमारे जो सरकार होगी वो लोगों द्वारा चुनकर आएगी, तो ऐसी सरकार को गणराज्य या ऐसे देश को गणराज्य देश कहा जाता है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है बच्चों सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों का समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति शासन के तहत अपने अधिकारों की आवाज उठा सकता है, कोई भी व्यक्ति हमारी संसद का हिस्सा बन सकता है अगर वो लोगों द्वारा चुनकर संसद में पहुंचता है। समता, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे, यानी कि सभी को समानता का अधिकार है, किसी के साथ रंग, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। बंधुता, बंधुता का मतलब है बच्चों जैसे कि सबको संगठित करके रखना। बंधुता यानी कि जैसे अगर आप सभी को एक परिवार मानकर रखना, यानी कि हम हर एक व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य माने, उसे भाईचारे की दृष्टि से देखें, इसी को हम बंधुता कहते हैं। जैसे कि हम सब ऐसा आचरण करें जैसा कि परिवार के सदस्य हों, यानी कि एक जैसे भाईचारे की दृष्टि से एक दूसरे को देखें। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने, यानी कि समानता के रूप में सबको देखें। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने संविधान के बारे में देखा, दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण लेते हुए रंग भेद नीतियों को देखा, भारतीय संविधान के बारे में जाना, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जाना, उसमें उपस्थित कुछ विशेष जो गुण थे उनके बारे में जाना। और अब हम मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।